नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो 2021 में होने वाली जनगणना से पहले जाति लिखने को लेकर असमंजस में आदिवासी समाज। कटंगी और लिंगा पंचायत के बीच घिसरी नदी पर वर्षों बाद पूरी नहीं हुई पुल बनाए जाने की मांग। आंगनवाड़ी में बंद हो जाएगा पोषण आहार, बजट के अभाव में अटक सकती है योजना। ओम प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग, 15 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। सिंचाई विभाग में बजट का अभाव, 50,000 रुपए खर्च कर किसानों ने नहर की मरम्मत। कान्हा राष्ट्रीय पार्क से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजे गए 13 बारहसिंगा। और यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल, बस स्टैंड से फिर हटाया गया अतिक्रमण। अब समाचार विस्तार से। इन दिनों इस बात को लेकर सियासत गर्म है कि भाजपा और आरएसएस ने आदिवासियों को जनगणना में धर्म के स्थान पर हिंदू लिखने प्रेरित करने का आह्वान किया है। वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। हालांकि अभी जनगणना की कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले इस मसले पर विवाद उत्पन्न हो गया है। हमने जिले के आदिवासी बाहुल्य बैहर तहसील के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस मुद्दे पर आम लोग, नेताओं और आदिवासी संगठन के लोगों से बात की तो मामले में असमंजस की स्थिति नजर आई। कोई आगामी जनगणना में धर्म के स्थान पर हिंदू लिखने की पैरवी कर रहा था तो कोई गोंडी धर्म लिखने की बात कह रहा था। वहीं कुछ लोगों की राय इससे कुछ अलग दिखाई देती है। उनका कहना है कि हम तो धर्म के स्थान पर गोंडी ही लिखते हैं। इसी तरह आदिवासी नेता राम स्वरूप कमलेश कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार हो रहा है कि आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखे, जबकि कानून में स्पष्ट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। धर्म को लेकर जो राजनीति छिड़ी है, स्वाभाविक बात छिड़ना भी चाहिए। पहले जो हमारा जो धर्म है, आदिवासी धर्म, प्रकृति के हिसाब से जो चलने वाले लोग हैं, तो और हिंदू जो धर्म है, इन दोनों में अंतर है। तो अभी जो आदिवासी को आदिवासी धर्म ही लिखना चाहिए। जाति जैसे पहले तो लिखा हुआ है, पहले हिंदू धर्म लिखा हुआ है, लेकिन अब बदलना चाहिए इसको और आदिवासी टाइप से लिखना चाहिए। चेतन सिंह मेरावी कहते हैं कि यह मुद्दा राजनीति से प्रेरित है। आदिवासियों के रीति रिवाज और परंपराएं हिंदू धर्म से मेल नहीं खाती है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं और हिंदू मूर्ति पूजक है। हमारे शादी विवाह तथा अन्य क्रियाकर्म आदिवासी पंडित ही कराते हैं, न कि हिंदू पंडित या पुजारी। दस्तावेज में हिंदू ही लिखा हुआ है हमारे, अब वो हिंदू ना लिखा जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। आखिर में यह कहा जा सकता है कि अशिक्षित होने के कारण आदिवासी समाज के लोगों को ये पता ही नहीं होता कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के फॉर्म्स, अन्य दस्तावेजों में सामने वालों ने उनका धर्म हिंदू लिखा है कि गोंडी। अब यह बहस छिड़ जाने के बाद जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे आदिवासी है या राजनीति चमकाने वाले लोग हैं, वे आने वाली जनगणना के धर्म के स्थान पर गोंडी लिखा जाए, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। हम गोंड हैं, गोंडी धर्म लिखेंगे। तो हिंदू धर्म लिखने से क्या क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी नहीं, हम गोंड हैं तो गोंडी धर्म लिखेंगे ना। बैहर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक और कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि वे अभी तक अपना धर्म हिंदू लिखते आए हैं, किंतु अब गोंडी धर्म लिखेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को संविधान के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना धर्म कोई भी धर्म अपना सकता है और ये दबाव नहीं दिया जा सकता कि उसको हिंदू ही लिखे। जहाँ तक हमारे ट्राइबल्स मूवमेंट की बात है, ट्राइबल्स मूवमेंट काफ़ी दिनों से चल रहा है और पिछली जनगणना में भी ये बात हम लोगों ने बहुत जोर शोर से रखा था और इस बार भी जो जनगणना में आएगा तो हम लोग आदिवासी धर्म लिखना पसंद करेंगे। बहुत जल्द गांव गांव, आपके घर घर पंचायत कर्मचारी आपसे 26 सवाल पूछने पहुंचेंगे। इन सवालों का जवाब देने के बाद आपको केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। शासन के द्वारा ELO सर्वे करवाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं मिलने की जानकारी ली जाएगी।
इस पूरे सर्वे में जीवन स्तर की हर मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए सवाल किए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये विगत एक सप्ताह से येलो सर्वे किया जाना है। ईज़ ऑफ लिविंग के नाम से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उससे सर्वे किया जाना है। इसके माध्यम से हमने ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक सचिव और स्वच्छता प्रेरक जो होते हैं और NRLM समूह के जो भी CRP होते हैं उनके माध्यम से सर्वे कराया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो 2011 की SCC सर्वे के अनुसार जिन लोगों का सर्वे हुआ था उन लोगों में कितने परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक के कई सारी योजनाओं का लाभ मिल गया, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो अभी भी किसी प्रकार की बहुत सारी योजनाओं से वंचित हैं। तो इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य वही है कि ऑनलाइन इन लोगों का सर्वे करके जो डाटा हम यहाँ से भेजेंगे और कई ऐसे परिवार जिन लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है उन सभी पंचायतों के लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट प्राप्त होगा, जिनको हम यहाँ पर पे आने वाले समय में उन सब वंचित योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। जिले के किसानों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सरकारी मदद ना भी मिले तो वे अपनी फसल बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। समनापुर क्षेत्र के केवाटोला तुमड़ी टोला तक जाने वाली डूटीबाई तट नहर की माइनर नहर 15 दिन पहले फूट गई थी। सिंचाई विभाग ने बजट का अभाव होने की जानकारी दी तो किसानों ने स्वयं नहर मरम्मत की तैयारी की और लगभग 50,000 रुपए खर्च कर इस नहर का सुधार कार्य किया। ये कार्य किसानों के सहयोग से जल उपभोक्ता संस्था समनापुर के माध्यम से करवाया गया है। इसमें 50-60 हज़ार रुपये का खर्च आया, जिसमें किसानों के द्वारा ट्रैक्टर और कुछ चंदा राशि दी गई थी और बाकी संस्था से मशीन वगैरह बुलवा करके सहयोग राशि से इसका काम कल पूरा हुआ है और पानी भी चालू हो गया। सर फिर भी ये नहर मतलब क्या हमेशा ही टूटती है या ये क्या फीलिंग एरिया है, बार बार टूटती है? उसके लिए प्रस्ताव दिया हुआ है संस्था से कि इसका ये सीमेंटीकरण करने के लिए, जो शायद लगभग हो गया है, लेकिन अभी नहर मरम्मत कार्य के दौरान ग्रामीणों को मार्गदर्शन देने वाले सिंचाई विभाग के कर्मचारी बताते हैं कि बजट का अभाव था, लेकिन किसानों ने एक बार फिर अपनी फसल बचाने के लिए स्वयं के पैसे से नहर की मरम्मत की। इसमें तो किसानों के लिए बहुत लाभदायक है सर। पूरा फसल जो बर्बाद होनी थी वो बच जाएगी पानी ये बनने से। कहाँ से पानी ला रहे हैं और किन के द्वारा बनाई गई है ये? पानी तो डूटी बांध से आ रहा है, लेकिन ये जो टूटा था ये संस्था प्लस किसानों द्वारा बनाया गया। तो क्या प्रशासनिक सहयोग नहीं लिया गया इसमें कि भाई आप बना के दे दीजिए, किसानों को हर बार दिक्कत होती है? नहीं, डिपार्ट से तो कोई ऐसा फंड नहीं कह के अधिकारी लोग बोले। तो क्या ये मानते हैं कि अगर किसान लोग अगर स्वयं सहायता नहीं करते खुद तो आज उनके खेती बाड़ी जो है बर्बाद हो चुकी होती? जी वर्तमान में तो अभी तुरंत फसल में पानी चाहिए। अगर वो शासन द्वारा बनता तो लेट बनता है, ये मेरा अनुमान। इसीलिए किसान लोग। आपको बता दें कि समनापुर क्षेत्र में इन दिनों रबी की फसल काफी बड़े रकबे में लगाई गई है। ऐसे में माइनर नहर टूट जाने से लगभग 100 किसानों को खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता और उनकी फसल खराब हो जाती। इस बात को देखते हुए किसानों के द्वारा यह कदम उठाया गया है। जिस घर में बेटी की सगाई के लिए तैयारी चल रही थी, वहां पर सगाई के शुभ मुहूर्त से पहले ही पिता की मौत की खबर से पूरा माहौल गमगीन हो गया। घटना जिले के बहेला थाना के अंतर्गत ग्राम गुर्रे की है, जहां पर इसी ग्राम के एक 65 वर्षीय कृषक झाड़ूलाल दशहरिया की खेत में विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। 18 फरवरी को मृतक की बेटी की सगाई थी और बारात आने वाली थी। सुबह सुबह झाड़ूलाल अपने खेत की तरफ घूमने गया था, तभी वहां विद्युत करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। जिले के कटंगी थाना के अंतर्गत ग्राम लोहमारा में एक कृषक अपने खेत के कुएं में गिरने से घायल हो गया। घायल कृषक आशाराम पिता हरिलाल बाहेश्वर 42 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 18 फरवरी को 10 बजे आसाराम अपने खेत जाकर कुएं से विद्युत मोटर निकालने रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था, तभी रस्सी टूटने से वह नीचे गिरने से घायल हो गया। खेत में पड़ोसी कृषकों ने आसाराम को कुएं से बाहर निकाला और कटंगी के हॉस्पिटल में भर्ती किया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। समय बदला, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदले।
और आज भी जिला मुख्यालय से सटे ऐसे अनेक गांव हैं जहां नदियों पर पुल न होने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम परसवाड़ा और बोरी के बीच घिसरी नदी पर बनाए जाने वाला पुल भी इनमें से एक है, जो महज चुनावी घोषणा के लिए नेताओं का अहम मुद्दा बना हुआ है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 15 से 18 गांव के लोगों का आवागमन घिसरी नदी से ही होता है और उस नदी पर पुल बनाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन नेताओं की उदासीनता के चलते आज तक इस नदी पर पुल नहीं बन पाया और हर चुनाव में नेता पहुंचकर ग्रामीणों को पुल बनाने का लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। वहीं इस पुल को बनाने का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां ग्रामीणों ने घिसरी नदी पर जल्द से जल्द पुल बनाने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने प्रदेश सरकार पर शब्दों के प्रहार करते हुए सड़क पर उतरकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। पुल के लिए पहले स्वीकृत हो गया था, मगर बहुत पहले हम उस समय आए नहीं थे तो किसी ने मना कर दिए। ये घाट अपना मतलब किसानी घाट है, इसलिए मना कर दिए। अच्छा, अगर पुल बन जाएगा तो क्या सुविधा होगी? पुल बन जाएगा तो सुविधा तो बहुत हो जाएगी, बैल खाटे के लिए, लड़के बच्चे के लिए होगी सर यहाँ। क्योंकि अभी भी जैसे यहाँ से अगर स्कूल के बच्चे आते हैं तो कम से कम कभी इतना पानी नहा के जाते हैं और डोंगे वाला कभी रहता है कभी नहीं रहता। बहुत जारी है, यहाँ पर खेत जाना पड़ता है, पूरी खेती यहाँ लोगों की है, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं गरीब आदमी करने कमाने के लिए, तो कभी इतना पानी हो जाता है, कभी इतना हो जाता है, कभी भीग जाते हैं, गिले गिले में काम करते हैं, परेशानी होते हैं, हाथ पैर दर्द होता है। कितने वर्षों से ऐसा ही अवस्था? ये शुरू से ऐसे हैं, समझो नाला बना है तो कभी पुल नहीं बना, इसके ऊपर में बना है तो वो दिक्कत जाता है हम लोगों को, ऊपर में बहुत 3 किलोमीटर। ये तो बहुत दिन से मांग जा रही थी जी, और ये मांग नहीं हो रही है ये नदी की। क्यों नहीं हो पा रही, क्या बोल रहे जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि कभी लोग पुलिया यहाँ नहीं बन सकता, मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, इसके में कोई ठेकेदारी नहीं कर सकता यहाँ पर। अच्छा, स्वीकृत तो हो गया था ना ये तो? हाँ जी, सर्व हो गया था सर जी, तो अभी कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा बताइए कि बरसात में घिसरी नदी पर पुल न होने के चलते सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के दिनों में देखने को मिलती है, जहां बच्चे व अन्य ग्रामीण एक दूसरे गांव आने जाने के लिए नाव पर निर्भर रहते हैं। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने नाव पर सवार बच्चों के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह कहकर उस नाव को जब्त कर लिया था कि नाव से बच्चे ले जाने में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और न केवल नाव जब्त की गई बल्कि प्रशासन के द्वारा नाव तोड़ दी गई थी। अब ग्रामीणों के सामने समस्या और भी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि संभवतः 5 माह बाद बरसात शुरू हो जाएगी और लोगों को इसी गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैसी परेशानी होती है? यानी वहाँ पैदल आओ साइकिल से, फिर बरसात में ज़्यादा ही परेशानी होती है, खेत है उधर जाने को, फिर नाव से आओ जाओ। अच्छा, ये आप लोग ने पुल की मांग की थी, घोषणा भी हो चुकी थी, स्वीकृत भी हो चुका था, फिर बन क्यों नहीं पाया ये? मालूम नहीं सर इसके बारे में, सुनवाई नहीं हुई ना। अच्छा, तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? पुल ये नहीं साइकिल। क्या नाम बेटा आपका? विवेक। इसी रास्ते से आना जाना करते क्या जी? और जैसे बरसात के दिनों में पानी भर जाता है तो उस समय कैसा करते फिर आप लोग? जी, बरसात के दिनों में वाली सड़कों से जाते हैं। अच्छा, दूर फेरा पड़ता है? जी, फेरा पड़ता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो तुम्हारे स्कूल में इसी मार्ग से आते जाते हैं? कम से कम 150। अच्छा, आपको बताएं कि घिसरी नदी पर पुल बनाने की घोषणा विधायक से लेकर सांसद और सांसद से लेकर मंत्री तक कर चुके हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी ने इस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसका खामियाजा आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घिसरी नदी पर पुल बनाने को लेकर विधायक रामकिशोर कावरे, पूर्व विधायक मधु भगत, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित अन्यों ने पुल बनाए जाने के नाम पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था, लेकिन उनका यह आश्वासन अब तक पूरा नहीं हो पाया है और आज भी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग पुल निर्माण करने की जगह राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ का जो विधायक वगैरह और यहाँ की जो गांव की ग्रामीण जनता है वो मांग करने पहुँचे भी 1-2 बार, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। यहाँ पे जो है
आ रहे जनप्रतिनिधि भी। अच्छा, कैसी परेशानी होती है? परेशानी ये है कि बरसात में बच्चों को 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है और नाले में भरे रहते तो बच्चे 1-2 बार ऐसी स्थिति भी आ गई कि बच्चे लगभग 1-2 बार बहते बहते बचे और उनको बचाया गया। और नाव में जाने में डर लगता है बच्चों को। वहाँ के पुल के लिए हम लोगों ने प्रयास किए। विधायक मधु भगत जी थे उस समय, वो लोग नदी पे आए, उन लोगों ने स्पष्ट बोल दिया कि हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर रहिए, इसमें पैसा अधिक लगेगा। फिर हम लोग सांसद जी के पास गए, कम से कम 200-400 लोगों को लेके, और जिसमें 100 बच्चे भी गए थे साथ में, वारस यूनी। उस समय सांसद बोची भगत जी थे, उनने हमको बोला कि सांसद निधि से भी ये कार्य नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत लागत लगेगी। इसलिए उन लोगों ने हमको कैबिनेट मंत्री उस समय गौरीशंकर बिसेन जी का नाम लिए और उनके पास भी गए हम लोग। तो हम लोगों ने प्रयास बहुत किए और यहाँ तक हम लोग कलेक्टर महोदय के यहाँ भी मंगलवार को जनसुनवाई में गए थे उस मीटर पे। अच्छा सर, ये बताइए, वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने पुल बनाए जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। हाँ, ये विधानसभा परसवाड़ा के अंतर्गत जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत हमारा बोरी से परसवाड़ा के बीच में घिसरी नदी है। उस पर हमारे बोरी और कटंगी के बच्चे लिंगा हायर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल में आते हैं। मेन मुख्यालय से वही एक ऐसा मार्ग है जो जुड़ा हुआ है, परंतु बरसात के दिनों में हमारे को नदी के कारण बहुत दिक्कतें आती है। लंबे समय से वो मांग है। मैंने विधायक बनने के बाद उस पर मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्राचार किया है, मैंने PW मिनिस्टर को पत्राचार किया है, कलेक्टर बालाघाट को मैंने पत्राचार किया है। तमाम व्यवस्थाएं मैंने जो हो सकता था पत्र के माध्यम से मैंने करने का प्रयास किया हूं। चूँकि सरकार कहती है कि हम विकास करेंगे, यदि सरकार की मानसिकता अच्छी है, विकास करना चाहती है, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है परसवाड़ा से बोरी मार्ग पर पुल। यदि सरकार हमारी इस बात को अगर नज़रअंदाज करेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम एक बड़ा आंदोलन उस पुलिया के लिए करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इस वक्त हम खड़े हैं जिला मुख्यालय से महज 10 से 12 किलोमीटर दूर घिसरी नदी पर, जहां पर पुल बनाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते यहां पर पुल नहीं बन पाया है। आपको बताएं कि जब भी चुनाव आते हैं तो ये जो बेल्ट है ये परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जब भी चुनाव आते हैं तो विभिन्न जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आके ग्रामीणों से वादा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है पुल बना दिया जाएगा और लोगों का आना जाना सुगम होगा। वहीं बात मैं अगर यहाँ के ग्रामीणों की करूँ तो ग्रामीण लोगों का कहना है कि इनसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार बच्चे जो है यहाँ पे बहते हुए बचे हैं, उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। हर तमाम तरह की परेशानियाँ पुल न बनने से सामने आ रही है, और ये जो पूरा पुल बनाने का जो मुद्दा है यह सिर्फ एक चुनाव तक ही सीमित रहता है और चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे को भूल जाते हैं। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि इस नदी पर पुल बन पाता है या नहीं। सहयोगी कैमरामैन के साथ इमरान कुरैशी, पद्मेश न्यूज़, बालाघाट। बिरसा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम की शाखा में स्थित सरकारी स्कूल के शिक्षक 9 महीने से स्कूल नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि ग्राम में खाद्यान्न को लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं सड़क निर्माण न किए जाने के कारण भी ग्रामीण जन परेशान है। उन्होंने जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी को ज्ञापन सौंपा। डिप्टी कलेक्टर श्री मांझी ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम कलेक्टर के पास इसलिए पहुँचे थे कि ताकि हम सोच रहे थे कि अगर कलेक्टर हमारी बातें सुने तो हमारी बात पे अमल करेंगे और ध्यान देंगे हमारी। आज तक की इससे पहले भी हम लोग कलेक्टर के पास पहुँचे हैं, बहुत सी समस्या लेके, सामाजिक से लेके अपना सांस की समस्याओं से लेके पहुँचे, मगर अभी तक हमें नहीं लगता कि कोई हमारा कार्य हुआ है, अभी तक के नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग को अब ये हमारी आजीविका में महिला है जो समूह की दीदियाँ हैं, हमने अब जागरूक हो चुकी। समस्या ये है कि जैसे अभी भी हम बरसात के समय हैं तो हमारा गांव परसा टोला और शाखा से जुड़ा हुआ है। बीच में बंजर नदी है, खराधार से जो निकला हुआ नाला है, वहाँ अभी भी बाढ़ है।
यानी हम लोगों का आवागमन अभी भी जो है ये बाइक वाला हो या साइकिल वाला हो, ये समय आता है तो बच्चे जो छोटे हैं ना तो उनको भी आने जाने में भी तकलीफ होती है, लेकिन कोई किसी प्रकार से ना शासन प्रशासन उस पर नज़र नहीं लगा रहा है। दूसरी बात ये है कि उसी से लगा हुआ जो लगभग आधा किलोमीटर की दूरी में रोड है, वो रोड अभी अगर पानी गिरा उसके बाद फिर बंद हो जाता है, तो फिर बैल बोदा ले जाना, ये वो ले जाना, आवागमन हमारा ख़त्म हो जाता है। ये ग्राम पंचायत बिरसा से काफ़ी महिलाएं और लोग आए हुए हैं और इन लोगों की अलग अलग 2-3 प्रकार की मांगे। एक तो ये स्कूल के संबंध में है जिसमें एक श्रीमती सरिता परिहार जो शिक्षिका है, काफ़ी लंबे समय से अनुपस्थित है, जिसकी वजह से वहाँ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो इसके संबंध में तो अभी तत्काल कार्रवाई करते हैं, पता करते हैं कि वो किस कारण से साला से अनुपस्थित है या कोई वैकल्पिक व्यवस्था वगैरह की जाए, तो ये अभी करवाते हैं। कलेक्टर कार्यालय में आज अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम के नेतृत्व में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। गढ़ी संकुल क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पदस्थ बैगा आदिवासी महिलाओं ने बताया कि 4 वर्षों से स्कूलों में वे अंशकालीन भृत्य के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी, लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, वहीं 5 माह का वेतन भी नहीं दिया गया। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं अन्य लोगों ने भी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कि मैं मतलब अंशकालीन में करती थी काम स्कूल में, वहाँ से मेरे को निकाल दिए गए हैं। कौन से स्कूल में? माध्यमिक शाला से के स्कूल से। कितने साल सेवाएं दी हैं आपने? 4 साल से कर रही थी सर, अभी 2020 तक के फरवरी तक। कितना मानदेय मिलता था? जी 5,000 रुपये। 5,000। अभी जो आदेश आए हैं कि प्रचार के द्वारा निकाला गया? आदेश प्रचार के द्वारा निकाला गया। अच्छा, तो आपको निकालेंगे और भी लोगों को निकालें? जी वहाँ से तो मेरे को निकालेंगे। क्या दिक्कतें हो रही हैं निकाल दी हैं? वहाँ रिक्त नहीं है, रिक्त पद नहीं है करके बता रहे थे, और पहले से जो पैसा कहाँ से आते थे तो रिक्त पद नहीं है करके बोल रहे हैं। शासकीय माध्यमिक शाला कदले में अंशकालीन पद पर काम कर रहे थे तो हमको निकाल दिया गया। अच्छा, ऐसे कितने कर्मचारियों को निकाले? कर्मचारी वहाँ संकुल गढ़ी में 4-5 को निकाले थे, फिर 1 को ले लिए तो 4 बाकी है हम। तो आपने जानकारी नहीं दी क्यों निकाला गया है? वहाँ बोल रहे थे कि रिक्त स्थान नहीं है, तो इतने दिन तक रिक्त स्थान था, अभी रिक्त स्थान नहीं है। आपको वेतन मिला कि नहीं मिला? अभी 5 महीने से अभी वेतन नहीं मिला हमें। बैया क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में निवासरत करीब 64 परिवारों को बेदखल किए जाने की चर्चा से भयभीत वार्ड वासियों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि प्रशासन उन्हें बेदखल करना चाहता है, जिसके कारण वे काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम रोड, पानी और बिजली की सुविधा हो जाती तो हमारे बाल बच्चे को, छोटे छोटे को, उनको सुविधा मिल जाती जी। इसलिए हम सभी आए हैं, हम सभी तो वही हम चाहते हैं कि आप प्लस लाइट का, कुएं का, है ना, पानी का, और हमको सर सही रूप से वहाँ रहने का स्थायी पट्टा चाहिए सर। अच्छा, कितने ऐसे परिवार है जो रह सर वहाँ पे 60-62 घर सर। 60-62 घर सर वहाँ पे। अच्छा, 60-62 जी सर। तो वहाँ के जो पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं, कभी आपने उन लोगों को सर बोले, हम लोग 2-3 बार बोल चुके हैं सर, लेकिन वो क्या है, नोटिस दो बोल रहे थे हमको, लिख के दो, है ना, तो हम अब एसडीएम ऑफिस में दे दी लिख के, प्लस नगर पालिका वहाँ पे भी दे दिए सर। उसके बाद वो बोले कि जन सुनवाई मंगलवार को होती है बालाहाट में कलेक्टर ऑफिस में, तो वहाँ चले जाओ, कहते हम यहीं पे आए सर सीधे। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ बालाघाट इकाई के द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर धान का परिवहन कर रहे ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। सहकारी कर्मचारियों के अनुसार बीते दिनों धान परिवहन के दौरान 14 फरवरी को केवलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह धान परिवहन के लिए किसानों को परेशानी हो रही है। इस विषय पर जल्द से जल्द धान उठाव की मांग पुनः एक बार की गई। कलेक्टर साहब से मुलाकात करने ये गए थे हम कि अभी जो धान में चलते चलते परिवहन करता के ड्राइवर जो है यहाँ से जो केवलारी बाहर जो दूसरी जिलों को जो धान जा रही है उसमें भारी अनियमितता हो रही है, और अनियमितता जैसी हमारी प्रकाश में आई तो हम लोग वहाँ पर गए और उसको देखे, रंगे हाथ भी पकड़ा गया वो, और पकड़ा गया। उसके बाद भी उसकी FIR दर्ज भी हो चुकी है केवलारी थाने में।
वही निवेदन करने गए थे हम कलेक्टर साहब से और संज्ञान में लाने के लिए आपकी, और इसके बाद अपन गेहूँ उपार्जन का काम है, इतनी महती आवश्यकता है तो हम कैसे कर पाएंगे जो आप विगत कई दिनों से हमारी धान नहीं उठ पाई है। तो कलेक्टर साहब का फिर से निवेदन स्वरूप बोले हम आपकी धान 10 दिन के अंदर अंदर पूरी धान उठवा देंगे, और जिससे किसानों में भी रोष व्याप्त है। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ियों में पोषण आहार वितरण चंद रोज बाद बंद हो जाएगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बीते 4 महीनों से आंगनबाड़ियों में पोषण आहार बनाने वाले रसोइयों महिलाओं को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे परेशान होकर उन्होंने पोषण आहार नहीं बनाने की चेतावनी दी। सर हमको ये है दिक्कत, क्योंकि हमारे सांझे चूना में हम लोग जब रसोइया बाई का काम कर रहे हैं तो रसोइया बाई को 500 रुपये वेतन मिलता है, और 4 महीने हो गए ना तो रसोइया बाई का पैसा आया ना सांझे चूल्हे का पैसा आया। एक साथ अगर पेमेंट करते हैं तो हम लोग खाना बनाएंगे आंगनवाड़ी का, और नहीं करते हैं पेमेंट तो हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, बंद कर देंगे सांझा चूल्हा। और राशन भी लेने जाते हैं 5-5, 6-6 महीने का आरओ लेके आए हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च तक का, तो बोलते हैं सोसाइटी में जाओ तो कि हमारे पास में राशन नहीं है, आप जहाँ शिकायत करना चाहते हैं आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं, जब राशन आएगा तब राशन देंगे, राशन नहीं रहेगा तो हम खाना खिला। आने वाले दिनों में आप लोगों को वेतन नहीं मिला तो आगामी कदम आपका क्या होगा? आगामी कदम वही आंगनवाड़ी बंद रखना पड़ेगा। दूरभाष पर चर्चा के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती लीना चौधरी ने बताया कि इस विषय पर उनके द्वारा पूर्व में वरिष्ठ स्तर पर पत्राचार किया जा चुका है, राशि आने की जानकारी दी जा रही है, जल्द ही रसोइयों को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। नगर के पीजी महाविद्यालय में मंगलवार को कैरियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कैरियर प्लानिंग संबंधी विभिन्न जानकारियां दी गई। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी पीजी महाविद्यालय में आयोजित इस मेले में पशु चिकित्सा, उच्च शिक्षा, सीआरपीएफ, सेना में कैरियर, राज्य सेवा कैरियर, माइनिंग रोजगार, जिला उद्योग कार्यालय से मिलने वाली सहायता, एलआईसी, बैंकिंग में कैरियर, एनसीसी, मत्स्य उद्योग, रेशम उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर के विकल्प पर विभिन्न जानकारियां दी गई। आयोजित कैरियर मेले में आईजी वेंकटेश्वर राव द्वारा सिविल सर्विसेज और उच्च शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध दी गई। वहीं अन्य अतिथियों के द्वारा विभिन्न विषयों पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया। इसके अलावा दूसरा कोई सर्विस के बारे में लिखा नहीं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जब अपना कंट्री फॉर्म हुआ था, उन्होंने पहले से 1935 से ये इंडियन पुलिस है, और उन्होंने एक स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया होना चाहिए बोल के उन्होंने, उनका विजन था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का है, तो एक नेशनल सर्विस। नगर पालिका प्रशासन ने बस स्टैंड की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बस स्टैंड में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ मुहिम मंगलवार की सुबह से शुरू कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई से बस स्टैंड में परसों से दुकान लगाने वाले लोग आक्रोशित और परेशान दिखाई दिए। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि नगर पालिका ने उन्हें पूर्व में कोई सूचना नहीं दी। कर दो जो बाहर निकला अभी एक बार चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी देके छोड़ दो इनको, और ये पान वाले को हटाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। नहीं कुछ भी नहीं बताया, बोले भी नहीं कुछ, सुबह सुबह एकदम से पता चल रहा है दीवार टूट रही कर। तो क्या बनाने का चल रहा है यहाँ पर? अभी कुछ पता समझ में नहीं आ रहा क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे। फिर दुकान लगाने देंगे कि नहीं देंगे? आप मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो जब दिवाली हट गई तो कहाँ से दुकान लगाएंगे? फिर क्या करेंगे आप? कहाँ लगाएंगे दुकान? बीच बस स्टैंड में लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे? हमको कलेक्टर साहब ने बोले थे। अतिक्रमणकारियों के अनुसार उन्हें गार्डन तोड़कर दुकान की जगह दिए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पूर्व में हटाए गए अतिक्रमणकारियों को प्रशासन के द्वारा जगह दी गई, जिससे वह अपनी रोजी रोटी चला रहे। वो तो बोले थे कि गार्डन तोड़ के तुम्हारे ठेले पीछे लगवाएंगे करके। तो क्या संभावना लग रही है आपको? अब देखो क्या होता है।
अभी कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी कैसा करेंगे, जैसे दुकानें तो हट रही है आपको? अब अभी तो फिलहाल में बंदी कर रहे हैं दुकान, अभी क्या बंदी कर दी है। अब जो केले वेले पड़े हैं वो पूरे चिथली हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, माल वाल भी सड़ेगा। अब कब खुलती दुकान इसके बारे में किसी को मालूम। 84 से हम लोग यहाँ दुकान लगा रहे हैं बस स्टैंड में। आज हमारे को धीरे धीरे 40 साल होने जा रहा है। 40 साल के अंतराल में हमारे लिए कोई सेवा ही नहीं बनी। सबको बना के दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं। हम गरीब आदमी, हमको चाराने का भी कोई सरकार की ओर से इजाफा नहीं मिला है। हमारे को 10 पैसे का इजाफा नहीं मिला और हमारे लिए कोई सरकार ने हमारे लिए कोई ध्यान नहीं दी। हम ठेले थे, आज ठेले में बच्चे भी ठेले में जाएंगे, हमारी ज़िंदगी ठेले में गुजर जाना है। सरकार हमारे को थोड़ा सा कुछ करवा के दे तो हम भी बच्चों का जीवन यापन अच्छे ढंग से करें। नहीं तो हम ठेला ढकेल रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी ठेला ढकेलेगी। आने वाले साल में बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, ना लिखा सकते हैं, ना कुछ कर सकते। हमारे बच्चे भी वही 8वीं 10वीं पढ़ेंगे और बाद में फल का धंधा करेंगे। अतिक्रमण हटा रहे दस्ते के अनुसार वरिष्ठ स्तर से उन्हें आदेश मिले हैं, जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। बस स्टैंड व्यवस्थापन के संबंध में कलेक्टर साहब मेरा अमला हम लोग विगत 5 दिन से वहाँ पर व्यवस्थापन को लेके मार्किंग किए हुए कि बस व्यवस्थित लगे, उसी अनुरूप हम लोग बस स्टैंड को व्यवस्थित करेंगे। प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसमें साइड लगाएंगे और यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए उसको सिस्टमेटिक अलग अलग रूट के अलग अलग बसों के स्थान बनाया जा रहा है। वो जो दुकानें हैं नगर पालिका की आवंटित, उन्होंने सब अव्यवस्थित तरीके से बना के रखा, उसको हम हटाने की कार्रवाई आज करेंगे। फल विक्रेताओं के लिए सर क्या है? तो फल विक्रेताओं को हम कोई उधर नहीं कर रहे हैं, उनको बस स्टैंड की व्यवस्थापन के अनुरूप उनको कहीं ना कहीं सेट कर। बस स्टैंड पे असुविधाएं व्याप्त हैं, ये मुद्दा जनता के द्वारा भी बार बार उठाया जाता है और आप सभी भी अखबारों के माध्यम से भी हमेशा अवगत होता है, मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि बस स्टैंड पर विभिन्न प्रकार की असुविधाएं व्याप्त हैं। तो इस संदर्भ में बस स्टैंड को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले रोड मार्किंग की गई थी, उसका पालन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए आज निरीक्षण मैंने किया था। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उसमें की जाएगी आज, और प्रयास ये किया जाएगी व्यवस्थित रहें। सबको चेतावनी ये दी गई है कि जो भी अपनी हद से बाहर रहेगा उसका दुकान का जो भी उनका अधिकार है वो निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी दुकान नगर पालिका द्वारा आवंटित दुकानें हैं, ये उनका अधिकार निरस्त कर दिया जाएगा। ये अंतिम चेतावनी है सभी समस्त दुकानदारों के लिए। सभी से अनुरोध है और मेरा आग्रह है कि नगर पालिका की व्यवस्था, नगर पालिका और बस स्टैंड की व्यवस्थाएं बनाए रखें। ये अत्यंत आवश्यक है, आमजन के हित में है, इसलिए इसमें कोई कोताही और कोई टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। 17 फरवरी को रात करीब 8 बजे यातायात थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक विजय यादव की शहर के डेंजर रोड में पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला। जानकारी मिलते ही पुलिस के द्वारा तत्काल अग्रिम कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक विजय यादव के शव को रात में जिला अस्पताल स्थित मरचुरी में रखवा दिया गया। कल दिनांक 17/2/2020 को और शाम के समय करीब 7-8 बजे जरेट पुलिस कंट्रोल में सूचना मिली कि थाना यातायात में पदस्थ प्रधान आरक्षक विजय यादव ने जो है डेंजर रोड वैनगंगा नदी के किनारे जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर हमारे पुलिस बल के तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। वहां पर जो है इसके मृतक के परिजन भी आ गए। प्रधान आरक्षक विजय यादव के द्वारा आत्महत्या के विषय में यही जानकारी दी जा रही है कि वे बीते कई दिनों से पारिवारिक परेशानियों में थे, जिस कारण मानसिक तनाव में आकर उन्होंने शायद यह कदम उठा लिया। उनकी पत्नी से भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारी मिली कि पारिवारिक की कुछ ऐसी समस्याएं थी जिस कारण जो है उनमें अनबन चल रही थी और जो है समस्या से ग्रसित मानसिक सर, जैसे कहा जा रहा है कि ड्रेस पे ही उसने फांसी लगाया, तो क्या ड्यूटी पे था या नहीं था? घर वालों का कहना है कि सुबह रोज की तरह वो ड्यूटी पर सुबह करीब 10 बजे निकले थे और ड्यूटी पर जब घर पर नहीं ड्यूटी के लिए निकले तो थाना नहीं पहुंचे। थाने वालों को भी सूचना हुई कि वो घर से तो निकल गए लेकिन थाना आए नहीं, तो थाने वालों ने भी जो है जाकर के पता रसी की और उनके घर में भी गए। थाना प्रभारी स्वयं उनके घर में गए और वहाँ भी जब जानकारी मिली कि वहाँ नहीं है वो घर में, तो शंका हुई कि गए हैं तो कहाँ गए हैं। इसके बाद फ़ोन वगैरह लगा करके पूछते रहे, घंटी जा रही थी किंतु फ़ोन नहीं उठा रहे थे वो, और दिन भर पता रसी करने के बाद जो है शाम को ऐसा सूचना। हालांकि प्रथम दृष्टया जानकारी यही आई थी कि प्रधान आरक्षक विजय यादव के द्वारा शासकीय पैसों का दुरुपयोग कर लिया गया, जिस कारण उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम उठाया। लेकिन पुलिस अपनी जांच में पारिवारिक परेशानी तनाव को कारण बता रही है। फरवरी माह की शुरुआत होते ही जिले में लग्नशर्रा का दौर शुरू हो चुका है।
ऐसे में देर रात तक तेज साउंड में डीजे और साउंड सिस्टम की आवाज परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों और अन्य लोगों के लिए परेशानियों का कारण बनते जा रहा है। इन बातों को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि तेज साउंड में यदि कहीं भी डीजे साउंड सिस्टम बजे तो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कोलाहल अधिनियम नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश सीडीएम साहब ने निकाल दिया है और इसमें जो भी अब कार्रवाई होंगी वो की जाएंगी। बच्चों को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों को शांत वातावरण मिले जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। सर मगर देखा जा रहा है कि भयंकर तेज आवाज़ में मैं आपसे सहमत हूँ। यदि ऐसा कुछ भी होगा तो एसडीएम को निर्देशित मैंने सारे को कर दिया है कि इसमें कार्रवाई करें और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जनवरी माह की शुरुआत में ही विवाह व अन्य कार्यक्रम के दौरान शहर के भीतर ही तेज साउंड और डीजे की आवाज की 1 दर्जन से अधिक बार शिकायत की जा चुकी है कि रात 10 बजे के बाद डीजे और साउंड सिस्टम बजा जा रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो देखना अब यह है कि आगामी दिनों में कोलाहल अधिनियम के तहत तेज साउंड और डीजे पर कितनी कार्रवाई होती है। लालगढ़ के स्थानीय हॉस्पिटल कॉलोनी में स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ का 17 फरवरी को धार्मिक वातावरण में विधि विधान पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश चित्रकूट से पहुंचे यज्ञाचार्य पंडित अशोक पांडे व उप आचार्य पंडित विमल मिश्रा के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे मंदिर प्रांगण से डीजे व बैंड बाजे के साथ कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो हाई स्कूल रोड, बस स्टैंड, मुख्य मार्ग, सतबैनी मंदिर सहित नगर के प्रमुख गलियों का भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ वेदी पूजन कर श्री रुद्र महायज्ञ प्रारंभ करवाया गया। वेदी पूजन होता है जिसका समय है 8 बजे से 12 बजे तक वेदी पूजन और 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक हवन और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ और 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक पार्थिव पूजन, 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक दिव्य महाआरती की जाती है। इसमें कोई बाहर से आचार्य जी है इसमें? यहाँ पे हमारे चित्रकूट से आए हुए आचार्य श्री अशोक कुमार पांडे जी हैं, उनके द्वारा विधि विधान के साथ में कार्य कराया जा रहा है। आतंकवादियों एवं नक्सलियों के हमले में देश सेवा के लिए शहीद होने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद सिपाही मनीष सिंह, शहीद प्रवीण सिंह राजपूत एवं शहीद फतेह सिंह कुड़ुप्पा के परिवार वालों से आरएस चौहान डीआईजी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रेंज भोपाल ने अपने आला अधिकारियों के दल के साथ मुलाकात की। श्री चौहान ने शहीद के परिवारों के स्वास्थ्य एवं सामान्य समस्याओं को सुना एवं अपने अधिकारियों को शहीद के परिवारों को हर संभव सहायता करने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए। आपको बताएं कि बहियर निवासी शहीद मनीष सिंह दिनांक 1 दिसंबर 2014 को एवं ग्राम कटिया तहसील घनसोर निवासी शहीद फतेह सिंह कुड़ुप्पा दिनांक 3 मार्च 2016 को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए शहीद हो गए थे। अपने कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग बालाघाट सुधांशु वर्मा ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव के सहायक ग्रेड 3 योगेंद्र कुमार मेरावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सहायक ग्रेड 3 योगेंद्र कुमार मेरावी के अनाधिकृत रूप से शाला में अनुपस्थित रहने, लिपिकों की मासिक बैठक में विकास खंड कार्यालय बिरसा में उपस्थित नहीं होने, नियंत्रण अधिकारी के साथ अपशब्दों का प्रयोग करने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। वारासोनी मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा स्थित करबला शरीफ गोडा टोल में 17 फरवरी को रोशन चिराग देहलवी हजरत बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक मौके पर लंगर आम व कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रोशन चिराग देहलवी हजरत बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक मौके पर कव्वाली कार्यक्रम पर शाम को पूजा अर्चना कर लंगर आम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं रात्रि में कर्नाटक के कव्वाल मुराद आतिश फेम मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं
तेरे टुकड़ों पर पलते हैं ख्वाजा पिया और उत्तर प्रदेश के कव्वाल जुबेर सुल्तानी फेम सांसें चलती रही मेरी तेरी आ जाने तक के द्वारा शानदार कव्वाली प्रस्तुत की गई, जिसने क्षमा बांधा। उक्त कार्यक्रम में नगर शहीद क्षेत्रवासियों ने देर रात तक कव्वालियों का लुत्फ उठाया। जब ये मिसरा मैंने अजीम नाजा को सुनाया था तो उसने 4 मिसरे पहुंचाए थे, कसम खुदा की। तो जिब्रील ने क्या कहा, ये अजीम ने शेर पहुंचाया है, शेर देखना। बस एक नुक्ते से राज इरफा का पाया कि जब मीम का पर्दा मैंने उठाया, खुदा की जगह पर मोहम्मद आया, खुदा की जगह सानी नहीं कोई, सानी नहीं कोई। तमाम अहले महफिल के लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ। किरदारी मोहम्मद वाराणसी पुलिस ने दुराचार के आरोपी आनंद डोंगरे को 18 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद डोंगरे निवासी बोरी लिंगा ने प्राथिया को अगस्त 2019 में गर्रा घुमाने लेकर गया था और गार्डन के पास सुनसान जगह पर जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर गलत काम प्राथिया के साथ किया था। उसके बाद इंदौर, पीतमपुर, हैदराबाद लेकर गया, जहां पर एक किराए के कमरे में रखा, बार बार जबरदस्ती गलत संबंध बनाते रहा। हमारे पास में एक अस्पताल तहरीर आई थी बालाघाट हॉस्पिटल से, जिसमें जो घटना स्थल है वो बॉटनिकल गार्डन का होना पाया गया था। 376(2) का मामला था, जिसमें जो लड़की है उसको अत्यंत गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट किया गया था और उसका अबॉर्शन जो है वो विधि युक्त ढंग से नहीं कराया गया था, जिससे अधिक ब्लीडिंग के चलते लड़की एडमिट हुई थी। उसके बाद से उसकी जांच जो है उप निरीक्षक प्रीति सिंगोटिया द्वारा की जा रही थी। उक्त प्रकरण में जो है 376(2), 506, 366, 313 IPC का मामला कायम हुआ था और घटना दिनांक जो है वो अगस्त 2019 का था और 21/12/19 को FIR हमारे यहाँ पे दर्ज हुई। उसके बाद से आरोपी जो है निरंतर फरार था, जिसकी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर जो है हमने उप निरीक्षक प्रीति सिंगोटिया के नेतृत्व में एक टीम भेजी थी हैदराबाद और हैदराबाद से आरोपी को गिरफ्तार करके लाया गया यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड के ऊपर। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालबर्रा के जनपद शिक्षा केंद्र में 18 फरवरी को विकास खंड स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विकास खंड के अंतर्गत 7 जन शिक्षा केंद्र स्तर पर चयनित 2 विद्यार्थियों सहित कुल 14 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, पंडित जवाहरलाल नेहरू की 130वीं जयंती, संविधान दिवस, खेल तथा योग एवं मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के सांस्कृतिक परिदृश्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदर्शन किया गया। आयोजित किया गया है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की 130वीं जयंती के अवसर पर यह
प्रश्नमंच प्रतियोगिता पहले जनशिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित की गई थी और वहाँ से चयनित होकर आज विकासखंड स्तर पर यह प्रतियोगिता संपन्न हुई है। सर कौन कौन हिस्सा लिया इस प्रतियोगिता में? सभी जनशिक्षा केंद्रों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और उस प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है। उसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान तथा जो प्रतियोगी आए थे बेसिक लेवल पर जीती और आज यहाँ ब्लॉक लेवल प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हुए, यही बहुत कुछ है। छोटे छोटे बच्चे यदि किसी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जिनमें उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन होता है तो ये अच्छी शुरुआत मानी जाती है। और गांधी जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष हम मना रहे हैं, 150वां वर्ष, उसमें हम गांधी जी बारहसिंगों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक बार फिर प्रयास के तहत कान्हा टाइगर्स रिजर्व से रवाना 13 बारहसिंगों का झुंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचाया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी विशेषज्ञों और चिकित्सकों की देखरेख में विशेष रूप से निर्मित वाहन में पहुंचे इस झुंड को पहले से तैयार बाड़े में रखा गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाड़े में वर्तमान में 23 बारहसिंगा है। नए बारहसिंगा पहुंचने से इनकी संख्या 36 हो गई है। आपको बताएं कि विलुप्त प्राय श्रेणी में शामिल राज्य पशु बारहसिंगा मात्र कान्हा टाइगर रिजर्व में ही बचे हैं। प्रदेश के अन्य भागों में भी इनकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य के पीछे कुछ सालों में इन्हें भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक शिफ्ट किया गया है। शहर के मोतीनगर चौक स्थित ओम प्रिंटिंग प्रेस में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को आग लगने से बहुत अधिक नुकसान हो गया। प्रिंटिंग प्रेस के संचालक से मिली जानकारी के अनुसार पहले माले पर उनकी दुकान व दूसरे माले पर उनका परिवार निवास करता है। आग किस तरह से लगी इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार आग की वजह से उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि आग के कारण पूरी प्रिंटिंग प्रेस जलकर राख हो गई है। दुकान में रखी मशीन और अन्य सामग्री जलने से लगभग 15 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। हमारी प्रिंटिंग की ये शॉप है, फ्लैक्स का काम है, शादी कार्ड का काम है, ऑफसेट प्रिंटिंग का काम है। सर कैसे आग लगी थी, कब की घटना है? ये कल रात की घटना है, लगभग 1:30 बजे के आसपास की घटना है। ये आग लगने का कारण तो शॉर्ट सर्किट ही समझ में आ रहा है। आप लोगों को कब जानकारी लगी है? लगभग 1:30 बजे। किसी ने बताया क्या? नहीं, रहना हमारा एक्चुअली ऊपर में ही है, तो उसकी ये जब जला तो उसकी जो स्मेल ऊपर आई तो स्मेल से ही समझ में आया कि कहीं कुछ आग लगी है। जब आके देखे तो पूरी दुकान में जो है आग लगी हुई थी। फिर क्या किया? फिर हमने पहले तो अपने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के बाद में हमने अपनी व्यवस्था से जो अपना कर सकते थे, पानी डालना, पाइप से पानी डालना, बाल्टियों से पानी डालना, वो प्रथम में किए। कितने का नुकसान हो गया? मशीनें तो लगभग पूरी जल चुकी है, लगभग 15 लाख के आसपास नुकसान। वाराणसी नगर महिला कांग्रेस ने मंगलवार को मोदी सरकार के खिलाफ थाली ठोककर गैस सिलेंडरों के मूल्य वृद्धि का विरोध जताया। नगर महिला कांग्रेस के इस आंदोलन में नगर कांग्रेस राहुल विचार मंच शामिल रहा। एलपीजी गैस के मूल्य में बेहताशा मूल्य वृद्धि को लेकर नगर महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आहूत यह धरना और विरोध प्रदर्शन नगर मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती रीना कौंसल की अगुवाई में हुआ। वृद्धि की गई है उसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। महंगाई की बार अब की बार कांग्रेस सरकार। देश में महंगाई चरम सीमा लांघ चुकी है। गैस सिलेंडर हमारी दैनिक जनोपयोगी की गैस सिलेंडर के जहाँ तक आप दाम देख लें, लगातार दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए उसके जस्ट 2 घंटे बाद उसमें 149 रुपए की वृद्धि कर दी गई। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो समझ में नहीं आता केंद्र की सरकार सो रही है क्या? हम देखते हैं कि यदि डीजल पेट्रोल के भाव तेज होते हैं तो पूरी हर चीज, क्योंकि बिना डीजल पेट्रोल के ट्रांसपोर्टिंग पे उसका प्रभाव पड़ता है। यदि ट्रांसपोर्टिंग महंगा होता है
तो हर चीज महंगी हो जाती है। यदि हर चीज महंगी होती है तो पूरे जनता पे, पूरे मध्यम परिवार पे उसका प्रभाव पड़ता है। गैस सिलेंडरों की प्राइस हाइक को लेकर आज महिला कांग्रेस ने थाली पीटो अभियान के तहत मोदी सरकार के कानों तक अपनी थाली की आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि वाराणसी में अकेले जिस तरीके से गैस सिलेंडरों में हाइक हुआ है उसमें 145 रुपये 50 पैसे पिछले महीने की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आज जिस तरीके का आंदोलन इन्होंने किया है, निश्चित ही रूप से देखना यह है कि इसका असर मोदी सरकार पर अब क्या पड़ता है और क्या मोदी सरकार बैकफुट पर आकर अपने प्राइस हाइक को कम करती है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज़, वाराणसी। वाराणसी में सड़क निर्माण के लिए खुदाई करने के बाद बंद पड़े निर्माण कार्य से वार्ड नंबर 3 रानी दुर्गावती नगर के लोग खासे परेशान हैं। नगर पालिका निधि के अंतर्गत वाराणसी की वार्ड नंबर 3 में बनने वाली ये सड़क आम आदमियों के लिए और यहाँ के रहवासी बाशिंदों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परेशानी का सबब इसलिए है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हर घर वाले ने अपने सामने अपनी व्यवस्था बनाकर रोड का निर्माण कर लिया था। इस तरीके से कमोबेश हालात सभी के ऐसे थे कि सब लोगों ने अपने अपने घरों के सामने रोड का पैसेज जो है वो तैयार कर लिया था। रोड बनना बाकी थी। नगर पालिका निधि के अंतर्गत ये रोड स्वीकृत हुई और स्वीकृत होने के बाद ठेकेदार को वर्क ऑर्डर हो गया। वर्क ऑर्डर होने के बाद ठेकेदार ने जो बनी बनाई लोगों के द्वारा अपने तात्कालिक व्यवस्था बनाई गई थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया और आज पूरा मटेरियल पिछले 2 महीने से यहाँ पर पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर रहने वालों को अभी हाल ही में जिस तरीके की बारिश हुई थी उस बारिश में बहुत ही ज्यादा परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात्रि में आने जाने वाले लोग अनायास गाड़ी से गिर जाते हैं जिन्हें चोट लगती है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की तरफ से ना तो ठेकेदार को ही कोई हिदायत दी गई है और ना ही नगर पालिका प्रशासन के कोई अधिकारी ही आके यहाँ पर संज्ञान ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस वार्ड नंबर 3 के जो लोग हैं, बाशिंदे, वो जुड़े हुए हैं। किस तरीके से उनको परेशानी हो रही है, आइए हम उनसे जानते हैं। ये क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं स्वतंत्र मेश्राम। स्वतंत्र मेश्राम, ये बोर्ड हमारे सामने है स्वतंत्र मेश्राम, यानी आपके यहाँ से रोड की शुरुआत हुई है। कब इसका भूमि पूजन हुआ था यहाँ पर? सर इसके पहले 2 महीने पहले ठेकेदार और नगर पालिका के सब इंजीनियर के द्वारा इसका बकायदा वो कर दिया गया भूमि पूजन। उसके बाद कहा गया कि बस 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर रोड बन जाएगी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने मटेरियल गिरा दिए। आज तक 2 महीना हो गया, आज तक यहाँ का कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इसके कारण काफ़ी लोगों को परेशानी, काफ़ी लोगों को क्या यहाँ से आने जाने हम ही लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 व्हीलर भी नहीं आ पा रही। 4 व्हीलर तो बिल्कुल सर यहाँ पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया सर। इस मामले में शिकायत किया आपने? हाँ सर, मैंने इसमें मुख्यमंत्री योजना के तहत कॉल किया था 181 पे। अभी आज सीएमओ साहब आए हुए थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कल से कार्य प्रारंभ हो जाए। अब देखते हैं सर क्या है। इसी परेशानी से 2-4 हो रहे हैं। एचडी मेश्राम जी हमारे साथ हैं। एचडी मेश्राम जी बताएं, किस तरीके की परेशानी आपको उठानी पड़ रही है यहाँ पे? जी सर, होता ये है कि नगर पालिका द्वारा दिसंबर में, इन्होंने लास्ट दिसंबर में ये हमारा जो रोड है वो रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 3 का 1 सप्ताह के अंदर बनाने के उपरांत इन्होंने ये कहा कि हम ये 7 दिन के अंदर इसको बना देंगे। हमने ठीक है बना लीजिए, तो इन्होंने ठीक है भाई 7 दिन के बाद में ये मटेरियल गिरा दिया। और जो नाली होती है जिसमें से पहले से पूर्व से जो नाली द्वारा पाइप जो होता है उसको भी निकाल के फेंक दिया, तो पूरा पानी आज की स्थिति में जाम है, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले जो मौसम थोड़ा गड़बड़ था तो घुटनों से पानी इस रोड में था, पूरे नालियों में पानी भरा हुआ है, मच्छर पड़े हैं। इसके बाद में भी हमने वार्ड पार्षद से संपर्क किया था, उन्होंने बोला हम 2 दिन में बनाते हैं। ठेकेदार से बोला कि 2 दिन में बनाते हैं, आज 2 महीना हो गया, जिसके कारण हेल्पलाइन और सीएम को शिकायत की गई है। आज मेरे द्वारा सीएम उपस्थित होकर जन सुनवाई में एसडीएम साहब को आवेदन दिया गया है, बट उसके बाद में अभी सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल से हम कार्य प्रारंभ कर देंगे। हमने कहा ठीक है, हमने पंचनामे में हस्ताक्षर किया है। और प्रॉब्लम ये है इसमें
कि यहाँ से आपका 4 व्हीलर आ नहीं सक रहा है, जा नहीं सक रहा है। इन्होंने बीच रोड में गिट्टी रख दिया है, रेत रख दी है। तो रेत के कारण क्या है, जो बाइक में महिलाएं लोग जाती है, 2-3 बार वहाँ पे कुछ महिलाएं गिर गई है, काफ़ी परेशानी हो रही है और ज़्यादा मतलब विशेष तकलीफ है। इस भीषण समस्या के ऊपर समाधान तो दूर रहा, नगर पालिका के द्वारा एक प्ली लिया जा रहा है कि ये जो कॉलोनी है ये अवैध कॉलोनी है। सवाल ये उठता है कि नगर पालिका के द्वारा बकायदा एनओसी दी जाती है, संपत्ति कर वसूल किया जाता है, समेकित कर वसूल किया जाता है, शिक्षा उपकर वसूल किया जाता है। यहाँ के बाशिंदों की सिर्फ यही गलती है कि ये बकायदा निर्बाध गति से नगर पालिका को सहयोग कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है, लोगों का कहना आ रहा है कि अब यहाँ से कचरा गाड़ी भी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से घर में कचरा पड़ा रहता है। बहरहाल देखना यह है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत होने के बाद जिस तरीके का आश्वासन हमारे नगर पालिका परिषद के सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने दी है, उसके ऊपर कितना अमल हो पाता है, क्या उस बात को अमली जामा पहनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़े के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। लालबर्रा नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के युवा सरपंच अनीस खान के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नगर के विकास में बाधक बन रहे अतिक्रमण की वजह से मंडी कॉम्प्लेक्स से बस स्टैंड तक बनाई जाने वाली 4 सीमेंट सड़कों के निर्माण कार्य में विलंब हो रहा था। इस समस्याओं को दूर करने के लिए 18 फरवरी को ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के सरपंच अनीस खान, कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री ज्ञानचंद शर्मा, कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री रवि अग्रवाल, नीरज पशीने व ठेकेदार आनंद दुबे सहित पंचायत कर्मियों की मौजूदगी में सब्जी व गुजरी मार्केट का निरीक्षण किया गया एवं मंडी कॉम्प्लेक्स से बस स्टैंड तक बनाई जाने वाली सीमेंट सड़कों में दुकानदारों व व्यापारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर पक्की सीमेंट कंक्रीट सर्व सुविधा युक्त सड़क निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान किए जाने की अपील की गई। आज ये जो मंडी की 4 सड़कें बनना था, उसके प्रथम सड़क का छोटा सा भूमि पूजन कार्यक्रम और व्यापारियों के साथ सड़क बनने में सहयोग प्रदान करने के लिए हमारे सभी साथी ज्ञानचंद शर्मा, अनीस खान, नीरज पसीने जी ने सबसे निवेदन किया कि सड़क को बनने में गुणवत्ता के साथ आप लोग सहयोग करेंगे और जो भी आपको 8-10 दिन की तकलीफ जाएंगी व्यापार करने में, उसका हमने निवेदन किया है और शीघ्र ये 4 सड़कें बन जाएंगी। दुकानदार एवं व्यापारी अपनी दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाकर सड़क बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं तो स्वच्छ, सुंदर व सर्व सुविधा युक्त सड़क का निर्माण हो सकता है, जिस पर दुकानदारों व व्यापारियों के द्वारा सहयोग प्रदान किए जाने की बात कही गई, जिसके पश्चात पूजन अर्चन कर सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण का विधिवत पूजन अर्चन कर आधारशिला रखी गई। विगत दिवस जो है ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा में एक व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सबकी सहमति से यहाँ सीमेंट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक सीमेंट सड़क का निर्माण हो गया है और जो बची जो शेष 4 सड़क है जो मंडी निधि से बन रहा है, उस संबंध में आज जो है एक सरसरी तौर पर हम लोगों ने आज निरीक्षण किया स्थानीय नागरिकों के साथ, गणमान्य नागरिकों के साथ में अधिकारी ठेकेदार ने मिलकर। तो हमने ये तय किया है कि कैसी लालबर्रा शहर को स्वच्छ, सुंदर बनाने और सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए इस सीमेंट सड़क का निर्माण किया जाए। कुछ दुकानदारों की दुकानें आ रही तो उनसे निवेदन किया गया है कि आप कृपया अपना टीन शेड वगैरह हटा लें, क्योंकि रोड बनना है। रोड बनने के बाद में फिर डिसाइड हो जाएगा, बाद में भविष्य में कॉम्प्लेक्स भी आएगा। एक तो मंडी का कॉम्प्लेक्स, और चूँकि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी लोग ये कच्चे में रह रहे हैं, इन सबको एक निश्चित दुकान बना के, निश्चित स्थान बना के इनको सबको दुकान दें और यहीं पर रोजगार हम लोग इनको उपलब्ध कराएंगे। आज जो टीन टपरा दिख रहा है लालबर्रे का अतिक्रमण जो बदनाम है, इससे वाराणसी के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में 18 फरवरी को विकास खंड स्तरीय बैठक का आयोजन कर सेवा दल कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें वाराणसी ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र राहंगडाले, ब्लॉक उपाध्यक्ष दिलीप शर्मा शरजू, ब्लॉक सचिव रविंद्र राहंगडाले, राहुल टेमरे, नगर अध्यक्ष सुमित सैलारे, नगर उपाध्यक्ष अविनाश रजक, खिलेश गोनाडे, नगर सचिव ईशान खान को मनोनीत किया गया। कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक वाराणसी और नगर सेवा दल कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर यहाँ पे सेवा दल की बैठक आउट की गई थी। क्या किया गया आज का?
आज वारासुनी ब्लॉक के कुछ लगभग 5 पदों एवं नगर वारासुनी सेवा दल के लगभग 5 पदों पे कार्यकारिणी में नए युवाओं को मौका दिया गया है और जो आने वाले समय में कांग्रेस सेवा दल के लिए यहाँ पे ब्लॉक एवं नगर में काम करेंगे। और जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल बने और जो हमारे सिल्लारे जी नगर अध्यक्ष बने, इनसे हमने अपेक्षा की कि जल्दी नगर के 15 वार्डों में बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति करें और जो हमारे ब्लॉक नगर के वार्ड नंबर 7 निवासी रोशन तोलानी की पिकअप को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जलाने का प्रयास बीती रात किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह रोशन तोलानी के द्वारा पिकअप को देर शाम कृषि उपज मंडी के प्रांगण में खड़ा कर अपने घर चले गए, जहां देर रात के बाद कुछ व्यक्तियों के द्वारा पिकअप को जलाने की कोशिश की गई, जिसमें पिकअप के पिछले चक्के और सामने के चक्के ने आग पकड़ ली थी, जिसकी सूचना वार्ड वासियों के द्वारा रोशन को दी गई और रोशन और वार्ड वासियों ने उक्त आग को बुझाया गया और अल सुबह उक्त घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। ये तारीख इस कंडीशन में हुई है, शाम में हम गाड़ी वाड़ी खाली की बालाट से लोड करके आए थे। खाली करने के बाद मैंने 7:30 बजे गाड़ी खड़ी कर दिया था। 7:30 बजे गाड़ी खड़ी करने के बाद खाना पीना खाया। 11:45 बजे तक के मैं मंडी के आसपास दोस्त लोगों के साथ घूम रहा था। घूमने के बाद फिर मैं 12 बजे घर गया हूँ। 12 बजे के बाद 1:15 बजे और 1:30 बजे के बीच में ये आगजनी की घटना हुई, जो मेरे को दोस्तों के थ्रू मेरे को पता चला। उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बताए कि गाड़ी में आपकी आग लगी करके। मैं गाड़ी के पास मौका बाजार पे पहुंचा तो गाड़ी पूरी लपेट मतलब आग से पूरी झुलस रही थी, जिसमें टायर भी फट चुका था। पीछे वाला टायर में अंगार लगी हुई थी, इंजन के अंदर पूरी अंगार लगी हुई थी और तुम्हारा बोला जाए तो ऑयल का जो पाइप रहता है वो पूरा फट चुका था, जिसमें से मैंने पानी से उस मतलब आग को ख़त्म किया। और उसके बाद वहाँ मैंने देखा कि एक पेट्रोल की बाटल, उसका ढक्कन और एक माचिस पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसने किया है। पुलिस थाने से आधा किलोमीटर की महज दूरी पर स्थित अति संवेदनशील क्षेत्र मंडी में आगजनी की वारदात निश्चित रूप से पुलिस पेट्रोलिंग के ऊपर सवाल खड़े करती है। जैसा कि आपको जानकारी हो, वाराणसी में अभी हाल ही में पिछले एक सप्ताह में लगातार चोरी की भारी वारदात जो है हिडन क्राइम सामने आए हैं। जिस मंडी क्षेत्र में इस आगजनी की वारदात हुई है, उसी मंडी क्षेत्र से रात्रि में ही एक बाइक की चोरी हुई, जिसकी पतासाजी अभी भी पुलिस के लिए रहस्य बनी हुई है। वहीं वाराणसी क्षेत्र से पुलिस की नाक के नीचे से एक ट्रक चोरी चले जाना पुलिस के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। 2021 में होने वाली जनगणना से पहले जाति लिखने को लेकर असमंजस में आदिवासी समाज। कटंगी और लिंगा पंचायत के बीच घिसरी नदी पर वर्षों बाद पूरी नहीं हुई पुल बनाए जाने की मांग। आंगनवाड़ी में बंद हो जाएगा पोषण आहार, बजट के अभाव में अटक सकती है योजना। ओम प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग, 15 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। सिंचाई विभाग में बजट का अभाव, 50,000 रुपए खर्च कर किसानों ने नहर की मरम्मत। कान्हा राष्ट्रीय पार्क से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजे गए 13 बारहसिंगा। और यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल, बस स्टैंड से फिर हटाया गया अतिक्रमण। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Movie